हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से जीवाई फिज़िक्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम बीएससी पार्ट थर्ड के क्वांटम मैकेनिक्स के एक जर्नी में इस सीरीज़ के अंदर चल रहे हैं और हमने लेक्चर 4 तक स्टडी कर ली, जिसमें मैंने आपको स्टडी करवाया था, पढ़ाया था रेले जीन्स रेडिएशन लॉ के बारे में। रेले और जीन्स का विकिरण नियम जो कि संबंधित है कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी से। और लास्ट में उस लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्लांक्स एनर्जी रेडिएशन लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि कृष्णिका का जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है जो कि लूमर और प्रिंगसहाइम ने बनाया था, उसका जो सैद्धांतिक रिजल्ट है या थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लांक का ऊर्जा वितरण नियम, या फिर इस टॉपिक का नाम ऐसे भी हो सकता है कि प्लांक का कृष्णिका ऊर्जा वितरण नियम। तो मैक्स प्लांक ने इसने 1900 ईस्वी में ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत, क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी। तो प्लांक का ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत ये कहता है कि जब क्वार्टर में जो चुंबकीय तरंगें उसमें समाहित होती हैं तो वहाँ पर जो परमाणु हैं वो एज ए ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं। यानी परमाणु किसकी तरह व्यवहार करते हैं? दोलक की तरह। और दोलक किसी एक निश्चित आवृत्ति से दोलन करेंगे। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जो वहाँ पर उनकी जो एनर्जी रिलीज होगी वो डेल्टा ई वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होगा। ठीक है, अब इनको ये फ्रीक्वेंसी वाला आइडिया कहाँ से आया, इसके बारे में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो रेले तथा जीन्स दो फिजिसिस्ट हुए हैं, उन्होंने बताया था कि भाई इस नियम के अकॉर्डिंग अपन ये जानते हैं कि इसमें यदि अपन तरंग धैर्य और इधर ई लैम्डा का ग्राफ बनाते हैं या फिर कहीं यू लैम्डा का ग्राफ बनाते हैं, ये तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है और ये स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है। तो हमने देखा था कि ये तो एक्सपेरिमेंटल कर्व है जो लूमर और प्रिंगसहाइम ने बनाया था, और ये रेले जीन्स का विकिरण नियम है जो कि इस उच्च तरंग धैर्य वाले प्रास में व्याख्या कर देता है। हालांकि हम ये पार्ट भी कह सकते हैं कि यदि उच्च तरंग धैर्य में व्याख्या हो रही है तो निम्न आवर्ती प्रास में व्याख्या हो रही है, यानी निम्न आवर्ती प्रास में रेले जीन्स विकिरण नियम कृष्णिका ऊर्जा वितरण को समझाने में, व्याख्या करने में सफल रहता है। लेकिन यदि बात की जाएगी उच्च आवर्ती प्रास की तो उच्च आवर्ती प्रास में असफल हो जाएगा। ठीक है, यानी जो ऊर्जा समविभाजन नियम इन्होंने काम में लिया था, ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत, इसको आधार बनाया था रेले और जीन्स ने, ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत, जिसके अनुसार इन्होंने एवरेज एनर्जी कैलकुलेट की थी KT, कि प्रत्येक अपरिगामी तरंग या प्रत्येक दोलक की जो औसत ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? E बार बराबर KT होगी। अब चाहे वो निम्न आवर्ती प्रास हो चाहे उच्च आवर्ती प्रास हो, तो प्लांक ने कहा कि रेले और जीन्स का जो ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत है इसी में कहीं ना कहीं एक त्रुटि है, कमी है, इसमें एरर है। ठीक है, वो कैसे एरर? कि प्लांक ने कहा कि यदि फ्रीक्वेंसी लो है यानी न्यू टेंस टू 0 है, दो पार्ट आएंगे यहाँ पर, कि यदि फ्रीक्वेंसी टेंस टू 0 है यानी निम्न आवर्ती प्रास और फ्रीक्वेंसी टेंस टू इन्फाइनाइट यानी उच्च आवर्ती प्रास। हम क्या कर रहे हैं कि अभी कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, हम प्लांक के स्टेटमेंट के ऊपर नहीं आए हैं, अभी हम उस तथ्य की जांच कर रहे हैं, उस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ से प्लांक का नियम या प्लांक के नियम की नींव पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यदि टेंस टू 0 है यानी निम्न आवर्ती प्रास और ये उच्च आवर्ती प्रास, तो निम्न आवर्ती प्रास में प्लांक कहता है कि ऐसी अवस्था में जो एवरेज एनर्जी है वो टेंस टू KT हो जाएगा, यानी जो आपका नियम है उसमें समानता मेल खाएगा। लेकिन जैसे ही न्यू टेंस टू इन्फाइनाइट होता है तो एवरेज एनर्जी
टेंस टू 0 हो जाएगी। कब? जब न्यू टेंस टू इनफाइनाइट होता है। यानी इसका मतलब ये है, ये वाला तो नियम ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत है जिसके अनुसार केटी रहेगा, लेकिन प्लांक का कहना ये है कि फ्रीक्वेंसी यदि न्यू मतलब लो आवर्ती परास है, या फिर कहें कि निम्न आवर्ती परास है, तो वहाँ पर तो एवरेज एनर्जी केटी के बराबर आनी चाहिए, जो कि रेले और जीन्स वाले से समान है, ठीक है। लेकिन उच्च आवर्ती परास में कि जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो औसत ऊर्जा या एवरेज एनर्जी टेंस टू 0 आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से प्लांक ने ये कहा कि कहीं ना कहीं जो औसत ऊर्जा है ऑसिलेटर की, दोलक की, वो आवृत्ति का फलन है, और इसी के आधार पर अब इसका स्टेटमेंट आएगा ऊर्जा क्वांटीकरण सिद्धांत। और तो आप इनको पॉइंट वाइज तरीके से नोट कर लेना। अब प्लांक का ऊर्जा क्वांटा सिद्धांत। एक पॉइंट बना के लिख लेना आप, एनर्जी क्वांटाइजेशन थ्योरी। प्लांक का कहना ये है कि कोटर में जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, या फिर अप्रगामी तरंगे, या फिर कहें कि जो दोलक हैं, ऑसिलेटर हैं, वो ऊर्जा का सतत रूप से विनिमय नहीं करके, मतलब एनर्जी का कंटिन्यूस फॉर्म में वो एक्सचेंज नहीं करते हैं एनर्जी को, सतत ऊर्जा का प्रवाह सतत रूप से नहीं हो पाता है। वो कैसे होता है? वो विविक्त होता है। और उन्होंने ये बताया कि जो एनर्जी है वो या तो जीरो ट्रांसफ़र होगी, या फिर डेल्टा ई ट्रांसफ़र होगी, या 2 डेल्टा ई ट्रांसफ़र होगी। इस प्रकार से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। लेकिन ऊर्जा के निश्चित विविक्त मान होते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़ होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होती हैं। इसका मतलब यहाँ ये जो डेल्टा ई है, ये है वो जो एनर्जी के पैकेट्स हैं उनकी वैल्यू है। मतलब जिस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ऊर्जा का संचरण हो रहा है विविक्त मानों के रूप में, वो है डेल्टा ई। और ये डेल्टा ई किसके समानुपाती है? ये फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। यानी डेल्टा ई बराबर है एच न्यू। इसका मतलब जब आप ये वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये एनर्जी की जो वैल्यू आएगी, या तो 0 आएगी, या एच न्यू आएगी, या 2h न्यू आएगी, या 3h न्यू आएगी। ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। इसका मतलब समझना कि या तो एनर्जी 0 ट्रांसफ़र होगी, या एच न्यू के रूप में होगी, या 2h न्यू के रूप में होगी, या 3h न्यू के रूप में होगी। यानी एनर्जी के पैकेट्स होंगे, बंडल होंगे, वो ही आपस में क्या होंगे? ट्रांसफ़र होंगे। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि सन से अपने पास जो लाइट आ रही है, जो विजिबल रेंज अपने को दिखाई देती है विबग्योर, हालांकि स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से अभी जो दृश्यमान क्षेत्र है, विजिबल रीजन है, वो विबग्योर है, वायलेट से लेके रेड तक। तो उसमें अपने पास पैकेट्स के रूप में आ रही है वो एनर्जी, बंडल आ रही है, एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी है। अब ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? क्वार्टर के अंदर जो ऑसिलेटर हैं, परमाणु हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी से वो दोलन करेंगे वो फ्रीक्वेंसी है न्यू। और एच यहाँ पर क्या है? एच है प्लांक नियतांक। और इसकी वैल्यू बताई इन्होंने 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। 6.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकेंड। ये आपको याद कर लेना है, हालांकि अधिकतर बच्चों को ये याद रहता है, ठीक है। और इन्होंने ये बताया कि इन्होंने अपनी एक कैलकुलेशन ऐड करके बताया कि जो, हालांकि आपने बता दिया कि ठीक है इतनी प्रकार से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी कितनी होगी? ऊर्जा समविभाजन नियम के अनुसार रेले और जेन्स के अकॉर्डिंग तो होती है केटी के बराबर, लेकिन यहाँ पर केटी नहीं है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की टर्म आएगी। तो इनके अनुसार जो फॉर्मूला है वो निम्न होगा, आप इसको नोट कर लेना। तो प्लांक के अकॉर्डिंग जो औसत ऊर्जा है
दोलक की औसत ऊर्जा। इनके अकॉर्डिंग दोलक की औसत ऊर्जा ई बार बराबर होती है एच न्यू अपॉन ए की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। ये -1 वाला फैक्टर अलग है, ये ए की पावर -1 है, ए की पावर -1, तो ए की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। एच न्यू एनर्जी है, के टी पे एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, इसका मतलब एच न्यू अपॉन के टी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। वैसे अपन जानते हैं एक्सपोनेंशियल, साइन, कोस, ये सारे क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। तो इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। ये हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा निकालेंगे, तो उसमें फॉर्मूला आएगा ये ई बार बराबर एच न्यू अपॉन ए की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये सीधा कैसे लिख दिया है, हालांकि इसका सॉल्यूशन निकालेंगे प्रॉपर एक तरीके से। तो ये प्लांक के अकॉर्डिंग दोलक की औसत ऊर्जा है एच न्यू बटे ए की पावर एच न्यू के टी -1। अब इनके अनुसार जो स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व होगा वो बराबर आएगा, दो फैक्टर आएंगे इसके अंदर। पहला आएगा कि अपरिगामी तरंगों का घनत्व क्वार्टर में, ये घनत्व है कि प्रति इकाई आयतन में कितनी संख्या है, प्रति इकाई आयतन में अपरिगामी तरंगों की संख्या कितनी है, कंपन विधाओं की संख्या कितनी है, 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब। वही है फॉर्मूला जो पहले काम में लिया था। ये है प्रत्येक अपरिगामी तरंग बोल दो या प्रत्येक दोलक बोल दो, तो प्रत्येक दोलक की औसत ऊर्जा। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको कभी भी इस चीज़ के ऊपर पॉइंट नहीं करना है कि यहाँ पर वर्ड कैसे लिखे जा रहे हैं। ठीक है, कभी भी इस कंसेप्ट से आप किसी के नॉलेज को जज ना करें। ये बात आप मेरे स्टूडेंट होने के नाते आप जानिए, हमेशा आपको समझने के ऊपर और कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है। आप यदि समझने के ऊपर या कंटेंट के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ से ये जो आएगा यू लेमडा या फिर कहीं यू न्यू डी न्यू, क्योंकि एक रेंज में है, ये न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू रेंज के अंदर यू न्यू डी न्यू, ये संख्या है वो वही है 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब इंटू यहाँ से आएगा एच न्यू अपॉन ए की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। तो एक अंतर दिखाई दे रहा होगा आपको कि रेले जीन्स और प्लांक के ऊर्जा विकिरण नियम में या प्लांक की कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में या नियम में ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर उसमें के टी का पार्ट आता है रेले जीन्स में, और प्लांक वाले में यहाँ किसका पार्ट आ गया है अभी एच न्यू बटे ए की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 का। ठीक है, तो यहाँ से यू न्यू डी न्यू यहाँ से हो जाएगा 8 पाई एच न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन सी क्यूब ए की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। तो ये एक आवर्ती परास के अंदर न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू में प्लांक का नियम है, जो कि है 8 पाई एच न्यू क्यूब अपन सी क्यूब डी न्यू बटे ए की पावर एच न्यू अपन के टी -1। नोट कीजिए इस फॉर्मूले को। अब ये तो एक आवर्ती परास में है, यदि आपसे वो कहे कि इसको तरंग दैर्ध्य परास के अंदर बदलिए आप, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के अंदर स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व कितना आएगा, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी कितनी आएगी, तो वो बहुत आसान है। उसके लिए आप एक रिलेशन जानते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, वहाँ से इसका कन्वर्जन कर देंगे। देखिए न्यू
इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। तो यहाँ से जहाँ न्यू है उसकी जगह सी अपॉन लेमडा रख दिया जाएगा। डी न्यू के स्थान पर क्या रखा जाएगा उसके लिए अवकलन करना पड़ेगा, माइनस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर, 1 अपॉन लेमडा का और लेमडा का डी लेमडा। तो जब आप डी न्यू का मान यहाँ पर रखेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि माइनस साइन क्या बताता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वेवलेंथ कम होती है। ये इनका ऑपोजिट नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से देखिए इसमें रखेंगे आप, जैसे इसमें न्यू को लेमडा में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा यू लेमडा डी लेमडा की फॉर्म में। ठीक है, 8 पाई एच अपॉन सी क्यूब, इनमें कोई चेंज नहीं आना। न्यू की जगह सी की पावर 3 अपॉन लेमडा की पावर 3। ठीक है, डी न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा स्क्वायर और डी लेमडा अपॉन ई की पावर में क्या हो जाएगा, न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा यानी एच सी अपॉन लेमडा के टी, एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1। अब यहाँ से लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा क्यूब कितना हो गया, लेमडा की पावर 5, तो 8 पाई और सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल, 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर 5। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, और डी लेमडा अपॉन ए की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1। तो आई थिंक ये ठीक है। ये वेवलेंथ की रेंज में है, लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा प्रास के अंदर प्लांक का ऊर्जा वितरण नियम, और ये संबंधित है कृष्णिका से। ठीक है, क्योंकि ये बात किसकी हो रही है, कृष्णिका की हो रही है, उस कोटर की बात हो रही है जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगें विद्यमान है। अब आपको ये फॉर्मूला चेक करना है कि इसकी एक तो एप्लीकेशन पार्ट आता है। एप्लीकेशन पार्ट में क्या आता है, इस नियम की सहायता से इस नियम की सहायता से आपको, यदि आप देखिए आपको पता है कि लघु तरंगदैर्घ्य परास में जो वीन विकिरण नियम है उसने सही से व्याख्या की थी कृष्णिका की। ठीक है, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की सही से व्याख्या की थी, कौन सी परास में, निम्न तरंगदैर्घ्य परास में, जबकि उच्च तरंगदैर्घ्य परास में व्याख्या करता है रेले जीन्स। तो फिर ये फॉर्मूला जो कि उच्च तरंगदैर्घ्य और निम्न तरंगदैर्घ्य दोनों परास में करता है, जब इसका ग्राफ बनाया जाता है इस इक्वेशन का, तो ये हूबहू जो प्रैक्टिकली ग्राफ है लूमर और प्रिंगसहाइम का बनाया हुआ उसके अकॉर्डिंग आता है। तो यदि इस फॉर्मूले को निम्न तरंगदैर्घ्य परास के अंदर काम में लिया जाए तो इससे वीन विकिरण नियम आना चाहिए, और इस फॉर्मूले को यदि उच्च तरंगदैर्घ्य परास में काम में लिया जाना चाहिए तो इससे क्या आना चाहिए, रेले जीन्स विकिरण नियम निकल के आना चाहिए। तब तो इसका मतलब ये होगा कि ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, और इससे पहले एक नोट बना के आप लिखेंगे कि एनर्जी, जो एवरेज एनर्जी आ रही थी वो कितनी आ रही थी, एच न्यू अपॉन ए की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ठीक है, इसको चेक कीजिए कि यदि फ्रीक्वेंसी टेंस टू 0 होती है, पहली कंडीशन, निम्न आवर्ती परास, निम्न आवर्ती परास के लिए बात करें, निम्न आवर्ती परास में क्या होगा कि एच न्यू अपॉन के टी का मान कम होगा। इसका मतलब इस कंडीशन में ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी, जो एच न्यू अपॉन के टी लेस देन एच न्यू अपॉन के टी, यहाँ पर क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब ई की पावर एक्स का प्रसार लगभग 1 प्लस एक्स में ही बदल जाएगा, लगभग हो जाएगा 1 प्लस एक्स, एक्स का मतलब एच न्यू अपॉन के टी। इसको यहाँ रखिए, रखेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी ई एवरेज बराबर एच न्यू बटे 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये से कट गया, एच न्यू से एच न्यू कटेगा और ये बराबर आ जाएगा के टी। देख लीजिए, प्लांक का जो औसत ऊर्जा का सूत्र है वो क्या प्रदान कर रहा है, निम्न आवर्ती परास में औसत ऊर्जा का मान के टी के बराबर। यही कहा था आपने जब शुरू में आपने लेक्चर स्टार्ट किया था, तो आपने देखा था कि न्यू टेंस टू 0 होने पर ई एवरेज बराबर के टी आता है। और यदि आप फ्रीक्वेंसी को इनफाइनाइट कर दें तो
तो इस कंडीशन में न्यू टेंस टू इनफाइनाइट होगा, एस न्यू अपन के टी ग्रेटर ग्रेटर 1 होगा। इस कंडीशन में ये वाला फैक्टर इस 1 की तुलना में ज़्यादा होगा। जब ये ज़्यादा होगा तो एस न्यू अपन ए की पावर एस न्यू अपन के टी आएगा। ठीक है, देखते हैं, इसको हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ। ये फॉर्मूला फिर से काम आएगा, 8 पाई एस सी अपन लैम्डा की पावर 5। ओके, देखिए यदि आप न्यू टेंस टू इनफाइनाइट करते हैं तो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला होगा एस न्यू और बटे ई की पावर एस न्यू अपॉन के टी। इसको ऊपर लेके जाइए पावर को, तो एस न्यू ई की पावर एस न्यू अपॉन के टी माइनस, अब न्यू टेंस टू इनफाइनाइट होने का मतलब ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, यानी ये लगभग कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए न्यू टेंस टू इनफाइनाइट होने पर, यानी फ्रीक्वेंसी यदि बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऐसी अवस्था में दोलकों की जो औसत ऊर्जा है वो लगभग 0 हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज कितनी रहेगी, केटी रहेगी। तो ये नोट में आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये सही से व्याख्या कर रहा है जो उसने अजम्पशंस लिए थे। इसके बाद में अब इसके जो प्रायोगिक लक्षण हैं, या फिर कहें कि विवेचना, प्लांक के विकिरण नियम की विवेचना, जिसमें लघुत्तरीय प्रास के अंदर सबसे पहले बात करेंगे। इसमें 4-5 पॉइंट आएंगे, जिसमें पहला पॉइंट है लघु तरंगदैर्घ्य प्रास में वीन विकिरण नियम। मतलब लघु तरंगदैर्घ्य प्रास में यदि हम इसको काम में लेते हैं तो इससे क्या निकल के आना चाहिए, वीन विकिरण नियम निकल के आना चाहिए। बहुत एक सिंपल रिजल्ट है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। लघु तरंगदैर्घ्य प्रास का मतलब क्या होगा कि एच सी अपॉन जो लैम्डा के टी है, अब लैम्डा यदि स्मॉल होने का मतलब है कि ये ग्रेटर ग्रेटर 1 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करने वाली क्वांटिटी छोटी है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी 1 की तुलना में। ऐसे तो बहुत जगह आप कंडीशन से अप्लाई करते हो। तो देखिए यू लैम्डा डी लैम्डा का मान कितना हो जाएगा, और आपके पास कंडीशन है नीचे है ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1। तो इस वाली अवस्था में ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी ही बच जाएगा। क्यों बच जाएगा, क्योंकि इसमें आप अप्लाई करोगे ए की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी ग्रेटर ग्रेटर 1, तो नीचे -1 आता है, तो उस -1 के रेस्पेक्ट में ये वाला फैक्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाइए। तो 8 पाई एच सी बटे लैम्डा की पावर 5, ए की पावर माइनस हो जाएगी डी लैम्डा, ये लगभग बराबर हो जाएगा ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 ए की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। याद कीजिए कौन सा नियम है ये तो वीन विकिरण नियम है। यहाँ पर जो कैपिटल ए मैंने बताया था कि ये दोनों नियतांक होते हैं, देख लो नियतांक है यहाँ पर दोनों। ए का मान है 8 पाई एच सी। अब एक कन्फ्यूजन और दूर हो गया होगा आपका कि वहाँ आपने ये नहीं देखे थे कि नियतांक कितने होते हैं, यहाँ से आपका नियतांक भी मान भी निकल के आ रहा है। ए का मान 8 पाई एच सी और स्मॉल ए का मान कंपेरिजन कर लो एच सी अपॉन के। तो एच सी अपॉन के, एच कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट है, के नियतांक है 1.38 गुणा 10 की घात -23, एच 6.62 गुणा 10 की घात -34, सी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो सारे एक यहाँ पर क्या हैं, ये नियतांक है। तो देख लीजिए लघु तरंगदैर्घ्य प्रास में ये कंडीशन अप्लाई होगी तो ये आपका जो प्लांक विकिरण नियम है किस में बदल जाएगा, वीन विकिरण नियम में। अब सेकंड पॉइंट इसका है कि उच्च तरंगदैर्घ्य प्रास में किस में बदलना चाहिए, रेले जीन्स विकिरण नियम में। आप लोग खुद ईमानदारी से इसको ट्राई करेंगे। उसमें क्या होगा, लैम्डा का मान उच्च तरंगदैर्घ्य का मतलब एच सी अपन लैम्डा के टी लेस देन 1 आएगा। तो नीचे वाले में ई की पावर एक्स का प्रसार 1 + x खुलेगा, ना कि ई की पावर एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स लगभग कितना हो जाएगा 1 + x -1 से +1 कटेगा। उसके बाद में सोल्व करना,
आपका रेले जीन्स विकिरण नियम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तो नोट करो आप, और सेकंड वाले पार्ट को आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो और विवेचनाएं हैं उनको पढ़ेंगे, और साथ में जो एक एग्जाम्पल है कि प्लांक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी सिद्ध कीजिए कि एच न्यू बटे ए की पावर एच न्यू अपन के टी -1 होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से पसंद में आया होगा, आपने अच्छे से हर एक पॉइंट को समझा होगा, प्लांक की जो अवधारणा है उसका जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश की होगी। यदि आप रुचिकर हैं इस लेक्चर को पढ़ने में तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और ठीक है, मिलते हैं एक नए लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।